आप सुन रहे हैं किताबसार, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि कहानी बनकर जिंदा हो जाती हैं। आज की ये डॉक्यूमेंट्री कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की यात्रा है जिसने कभी कोई किताब नहीं लिखी, फिर भी जिसकी सोच आज दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। एक ऐसा आदमी, न राजा, न योद्धा, न अमीर, न ताकतवर, फिर भी 2500 साल बाद भी जिसका नाम लेते ही ज्ञान, दर्शन और आत्मचिंतन एक साथ याद आते हैं। उस इंसान का नाम है सुकरात। कल्पना कीजिए, आप प्राचीन यूनान के एथेंस शहर में हैं। चारों ओर चमकती संगमरमर की इमारतें, लोकतंत्र पर बहस करते नागरिक, व्यापारियों की आवाजें और कला संस्कृति से भरा माहौल। इसी भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो सबसे अलग है। नंगे पैर, साधारण पुराने कपड़े, चेहरा आम, कोई राजसी ठाट नहीं। वो भाषण नहीं दे रहा, ना ही उपदेश बांट रहा है। वो बस सवाल पूछ रहा है। किसी से पूछता है, न्याय क्या होता है? किसी से साहस किसे कहते हैं? और किसी से एक अच्छा इंसान होने का मतलब क्या है? शुरुआत में लोग आत्मविश्वास से जवाब देते हैं, लेकिन जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते हैं, उनके जवाब खुद ही डहने लगते हैं। और तभी लोगों को एहसास होता है, शायद उन्हें वो सब वास्तव में पता ही नहीं जिसका उन्हें घमंड था। यही थे सुकरात। सुकरात की कहानी की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं, न किताब, न पत्र, न लेख। तो फिर हम उन्हें जानते कैसे हैं? उनके शिष्यों की वजह से। खास तौर पर दो नाम, प्लेटो और जेनोफोन। इन दोनों ने अपने गुरु को अपने अपने नजरिए से लिखा। लेकिन यहीं एक दिलचस्प उलझन पैदा होती है, जिसे विद्वान कहते हैं द सोक्रेटिक प्रॉब्लम। मतलब, जो हम आज सुकरात के बारे में जानते हैं, वो कितना असली सुकरात है और कितना उनके शिष्यों की सोच। इस सवाल का पूरा जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात साफ है, जिस इंसान पर इतना लिखा गया, वो साधारण तो नहीं हो सकता। सुकरात खुद को एथेंस के लिए एक गैट फ्लाई कहते थे। एक ऐसी छोटी सी मक्खी जो एक आलसी घोड़े को बार बार काटकर उसे सोने नहीं देती। सुकरात का काम भी यही था। वो समाज को चैन से सोने नहीं देते थे। वो लोगों को उनकी मानसिक नींद से जगाना चाहते थे। वो कहते थे कि सबसे खतरनाक चीज है खुद को सब कुछ जानने वाला समझ लेना। उनका प्रसिद्ध वाक्य था, मैं इसलिए बुद्धिमान हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। आज के समय में जहां हर कोई खुद को एक्सपर्ट बताता है, ये बात और भी ज्यादा चुभती है। एथेंस के युवा सुकरात को सुनना पसंद करते थे। उनके लिए ये सवाल जवाब एक बौद्धिक रोमांच था। लेकिन सत्ता में बैठे लोग इसे खतरा मानने लगे। उन्हें लगा, ये आदमी परंपराओं को कमजोर कर रहा है, युवाओं को सवाल पूछना सिखा रहा है और व्यवस्था को हिला रहा है। और जब कोई बिना हथियार, बिना पद, सिर्फ शब्दों से सत्ता को असहज कर दे, तो इतिहास बताता है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सुकरात ने एथेंस को सोचने की आदत दी, लेकिन वही एथेंस धीरे धीरे उनसे डरने लगा। एक सवाल उठने लगा, क्या सवाल पूछना वाकई लोकतंत्र की आत्मा है या व्यवस्था के लिए खतरा? और यही सवाल सुकरात को एक दार्शनिक से अपराधी बनाने की दिशा में ले जा रहा था। आगे हम समझेंगे उस शहर को जिसने सुकरात को जन्म दिया, और फिर उसी ने उसे जहर का प्याला थमाया। एथेंस को अक्सर लोकतंत्र की जन्मभूमि कहा जाता है। यहाँ आम नागरिक राजनीति में भाग ले सकता था, बहस कर सकता था, कानून पर सवाल उठा सकता था। लेकिन लोकतंत्र का एक दूसरा चेहरा भी होता है। जब फैसले समझ से नहीं, भावनाओं से लिए जाएं, तो वही लोकतंत्र भीड़ के शासन में बदल सकता है। एथेंस ऐसे ही एक दौर से गुजर रहा था। लगातार युद्ध, हार का अपमान, आर्थिक दबाव और भविष्य को लेकर डर। लोग स्थिरता चाहते थे, शांति चाहते थे, और ऐसे समय में सवाल पूछने वाले लोग अक्सर खतरनाक लगने लगते हैं। सुकरात यही कर रहे थे। उसी समय एथेंस में एक नया वर्ग उभरा। उन्हें कहा जाता था सोफिस्ट। ये लोग पैसे लेकर तर्क करना सिखाते थे। उनके लिए सच से ज्यादा जरूरी था बहस जीतना। अगर आपको अदालत में किसी भी हाल में जीतना है, अगर आपको भीड़ को अपने पक्ष में करना है, तो सोफिस्ट आपके लिए थे। सुकरात इनसे बिल्कुल अलग थे। वो ना पैसे लेते थे, ना खुद को शिक्षक कहते थे। वो कहते थे कि अगर कोई सच है तो उसे जीतने के लिए चालाकी की जरूरत नहीं। यही अंतर उन्हें व्यवस्था के खिलाफ खड़ा कर देता है। सुकरात की सबसे बड़ी ताकत उनकी पद्धति थी।
वो सामने वाले को सीधे गलत नहीं कहते थे, वो पूछते थे। एक सवाल, फिर उस जवाब पर दूसरा सवाल, फिर तीसरा। धीरे धीरे सामने वाला खुद महसूस करने लगता कि उसके विचारों की नींव कमजोर है। ये तरीका आज सोक्रेटिक मेथड के नाम से जाना जाता है। आज भी लॉ कॉलेज, मेडिकल ट्रेनिंग, मैनेजमेंट स्कूल इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस समय ये तरीका लोगों के अहंकार को चोट पहुंचाता था, और चोट खाया अहंकार अक्सर गुस्से में बदल जाता है। सुकरात के लिए ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं था, उनके लिए ज्ञान का मतलब था अच्छा इंसान बनना। वो मानते थे कि अगर इंसान सच में समझ जाए कि क्या सही है, तो वो गलत काम कर ही नहीं सकता। उनके अनुसार बुराई जानबूझकर नहीं की जाती, बल्कि अज्ञान की वजह से होती है। ये सोच आज भी बहस का विषय है, लेकिन सुकरात का जोर हमेशा आत्मा पर था। धन, पद, यश, इन सब से ज्यादा एक इंसान का चरित्र। एथेंस के युवा सुकरात की ओर खिंचते चले जाते थे, क्योंकि वो उन्हें रटने को नहीं कहते थे, वो उन्हें सोचने की आज़ादी देते थे। वो उन्हें ये एहसास दिलाते थे कि सवाल पूछना अपराध नहीं है। लेकिन यही बात बुजुर्गों और नेताओं को डराती थी। उन्हें लगता था ये आदमी युवाओं को परंपराओं से दूर कर रहा है। धीरे धीरे एक कहानी बनने लगी। कहानी ये नहीं थी कि सुकरात क्या कहते हैं, बल्कि ये कि लोग उनके बारे में क्या सोचने लगे हैं। समाज में हर इंसान को एक सीमा में रहना होता है, लेकिन सुकरात किसी सीमा में फिट नहीं होते थे। वो न राजनेता थे, न धार्मिक गुरु, न क्रांतिकारी नेता। फिर भी उनकी मौजूदगी खतरनाक लगने लगी, क्योंकि वो लोगों को अंदर से बदल रहे थे। और सत्ता जानती है, बाहर की क्रांति से ज्यादा अंदर की क्रांति डरावनी होती है। यहीं से सुकरात की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। एक दिन सुकरात को अदालत में बुलाया गया। आरोप 3 थे। पहला, कि वो शहर के देवताओं में विश्वास नहीं करता। दूसरा, कि वो नए विचार फैलाकर धार्मिक परंपराओं को नुकसान पहुंचा रहा है। और तीसरा, सबसे खतरनाक आरोप, कि वो युवाओं को बिगाड़ रहा है। ये आरोप सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन उस समय ये किसी भी इंसान को खत्म करने के लिए काफी थे। सुकरात अब सवाल पूछने वाले नहीं थे, अब अहम वो खुद सवाल बन चुके थे। अदालत में सैकड़ों लोग मौजूद थे, कुछ उत्सुक, कुछ गुस्से में, कुछ डरे हुए। सुकरात के पास माफी मांगने का मौका था। अगर वो चाहते तो भावनात्मक भाषण दे सकते थे, अगर वो चाहते तो भीड़ को खुश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वही किया जो वो हमेशा करते आए थे, सच बोला। उन्होंने कहा कि वो किसी को जानबूझकर नहीं बिगाड़ते। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सवाल पूछे हैं तो वो शहर को बेहतर बनाने के लिए थे। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने अदालत को और भड़का दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें सजा नहीं, सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एथेंस को सोचने पर मजबूर किया है। भीड़ चौंक गई, न्यायाधीश नाराज हो गए। लोकतंत्र में फैसले बहुमत से होते हैं, और उसी बहुमत ने यह तय किया कि सुकरात दोषी हैं। अब सजा तय करनी थी। सुकरात के पास फिर मौका था अपनी सजा कम करवाने का, लेकिन उन्होंने फिर से वही रास्ता चुना, ईमानदारी का। अंत में अदालत ने फैसला सुनाया, मृत्यु, जहर का प्याला। एथेंस ने अपने सबसे असहज सवाल को हमेशा के लिए खामोश करने का फैसला कर लिया। सुकरात को कारागार में रखा गया। उनके शिष्य रो रहे थे, डरे हुए थे, टूट चुके थे। उन्होंने सुकरात से कहा, भाग चलिए, रास्ता तैयार है। लेकिन सुकरात ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने हमेशा कानून का सम्मान किया है, तो अब उससे भागना मेरे पूरे जीवन को झूठा बना देगा। उन्होंने शांति से अपने मित्रों से बात की, आत्मा के बारे में, मृत्यु के बारे में और जीवन के अर्थ के बारे में। ये किसी कैदी की रात नहीं थी, ये एक दार्शनिक की अंतिम शिक्षा थी। सुबह हुई। जेल का एक कर्मचारी जहर का प्याला लेकर आया। कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई चीख नहीं। सुकरात ने प्याला अपने हाथ में लिया। उन्होंने एक बार अपने शिष्यों की ओर देखा और बिना किसी डर के जहर पी लिया। धीरे धीरे उनका शरीर शांत होने लगा, लेकिन उसी पल उनकी सोच अमर हो गई। सुकरात मर गए, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। प्लेटो ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। अरस्तु ने प्लेटो से सीखा, और फिर पूरी पश्चिमी दर्शन परंपरा इसी श्रृंखला से निकली। आज जब कोई कहता है खुद से सवाल करो, तो कहीं न कहीं सुकरात जिंदा होते हैं। आज भी हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सवाल पूछना असहज कर देता है, जहां भीड़ सच से ज्यादा आराम चाहती है। सुकरात हमें ये याद दिलाते हैं कि चुप रहना आसान है, लेकिन सोचना जरूरी है। तो दोस्तों, सुकरात हमें जवाब नहीं देते,
वो हमें आईना देते हैं। एक ऐसा आईना जिसमें हम खुद से पूछ सकें कि क्या मैं सच में सोच रहा हूं या सिर्फ मान रहा हूं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप सुकरात के बारे में और जानना चाहते हैं तो नज़दीकी बुक स्टोर में जाके सुकरात की किताब ज़रूर पढ़ना। आप सुन रहे थे किताब सार, वो चैनल जहां किताबें कहानी बनकर आपसे बात करती हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और किताब सार को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगली कहानी फिर से आपकी सोच को जगा सकती है। मैं हूं आपका साथी और मिलते हैं अगली किताब, अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।